वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले सवाल उठता है कि जनन या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु ही नहीं बल्कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, वे सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइगर की, अगर हम एक चीते की बात करें तो चीता जो है वो भी अपना रिप्रोड्यूस करके जनन के माध्यम से एक छोटा चीता बनाता है, और ये जो छोटा चीता है वो चीते के समान ही दिखाई देता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें भेड़ की, शीप की, शीप या भेड़ जो होती है ये भी अपने समान बच्चे पैदा करती है। हाथी है, वो भी एक छोटा हाथी पैदा करता है। तो अपने समान बच्चे पैदा करने की जो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पे रिप्रोडक्शन शब्द पे भी हम अगर ध्यान दें तो उसका मतलब है री यानी वापस से, प्रोडक्शन यानी उत्पादन करना, वापस से उत्पादन करना यानी वापस से बनाना। अगर शेर है कोई तो शेर वापस से एक नया शेर बनाए, भेड़ है तो भेड़ वापस से नई भेड़ बनाए, हाथी है तो वापस से नया हाथी बनाए, और कोई पौधा है तो वापस से अपना जैसा पौधा बनाए।
इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। मतलब क्या हुआ? जनन वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से जीव और पौधे अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, अपने समान संतति पैदा करते हैं, अपने समान संतति पैदा करते हैं। जनन के माध्यम से जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं ये अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, और इस बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया है अपने समान, इसी को हम कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये उठता है कि जनन में यानी रिप्रोडक्शन में और पिछले अध्यायों में जो हमने विभिन्न तरह के जैव प्रक्रम पढ़े थे, विभिन्न तरह के जो लाइफ प्रोसेस पढ़े थे, उनमें क्या कोई अंतर है या नहीं? देखिए, पिछले अध्याय के अंदर हमने कई प्रकार के जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया है, कई प्रकार के लाइफ प्रोसेस हमने पढ़े हैं। उदाहरण के लिए हमने पढ़ा है पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, पाचन तंत्र पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा है श्वसन के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है, परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है। हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये जो जैव प्रक्रम है, क्या जनन भी इसी प्रकार का जैव प्रक्रम है या नहीं? देखिए, जवाब है कि जनन इस प्रकार का जैव प्रक्रम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हमने पढ़े हैं, जितने भी जैव प्रक्रम हमने पढ़े हैं, ये सभी जैव प्रक्रम जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन हेतु आवश्यक, आवश्यक ही नहीं बल्कि ये अपरिहार्य हैं, इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा, पोषण हमें नहीं मिलेगा और हमारा भोजन पचेगा नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो हम मर जाएंगे। इसी तरह से अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा, श्वसन नहीं हो रहा है, श्वसन जो जैव प्रक्रम है ये नहीं करते हैं हम लोग, तो हम मर जाएंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन शरीर में सही तरीके से नहीं हो रहा है, ब्लड का और ऑक्सीजन का और जो हमारे भोजन है उसका, तो भी हम मर जाएंगे। अगर हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन नहीं हो रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो भी हम मर जाएंगे। तो ये ऐसे प्रक्रम हैं जो अगर हम नहीं करें, अगर ये प्रक्रम नहीं हो, ये जैव प्रक्रम नहीं हो, लाइफ प्रोसेस नहीं हो, तो हम मर जाएंगे, जीव मर जाएगा। तो ये जीवन के लिए आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जैव प्रक्रम है ये स्वचालित है, स्वचालित, ऑटोमेटिक होते रहते हैं। हम सोचते नहीं है कि हमें भोजन को पचाना है, हम ये भी नहीं सोचते कि हमें सांस लेना है कि नहीं लेना है, हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करना है कि नहीं करना है, हम ये भी नहीं सोचते कि उत्सर्जन करना है कि नहीं करना है। ये सभी जो जैव प्रक्रम है स्वचालित हैं और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अगर ये इनमें से कोई सा भी जैव प्रक्रम नहीं हो तो जीव मर जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनन के साथ में ऐसा नहीं है। लेकिन
रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोड्यूशन जो है, इसके साथ में ऐसा नहीं। कोई जीव चाहे तो जनन करे, चाहे तो रिप्रोडक्शन करे और चाहे तो नहीं करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसके जीवन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करे, अगर वो जनन नहीं करे, अपने समान बच्चे पैदा नहीं करे, तो वो जीवित रहेगा, उसके जीवन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब ये बात हुई कि भाई जनन जो है, एक तो क्या है, जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जैसा कि अन्य जैव प्रक्रम है, अन्य लाइफ प्रोसेस। ठीक है। दूसरी बात, जनन स्वचालित नहीं है, ये ऐच्छिक है, ऐच्छिक है, ऑटोमेटिक नहीं है। ये ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। हम चाहें तो जनन करें, रिप्रोडक्शन करें, और चाहें तो जनन या रिप्रोडक्शन नहीं करें। ठीक है, आई बात समझ में? तो जनन जो है वो अन्य जैव प्रक्रमों से, अन्य लाइफ प्रोसेसों से अलग है। क्यों अलग है? अन्य जो लाइफ प्रोसेस हैं, अन्य जो जैव प्रक्रम हैं, वो जीवन के लिए आवश्यक है और स्वचालित भी है, जबकि जनन जो है वो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। रिप्रोडक्शन जीवन के लिए आवश्यक नहीं है और ये स्वचालित भी नहीं है, ये ऐच्छिक। ठीक है। तो ये तो बात हुई कि जनन में और अन्य जैव प्रक्रमों में, अन्य लाइफ प्रोसेसों में क्या अंतर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जनन या रिप्रोडक्शन जो है वो जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, तो आखिर जनन की आवश्यकता ही क्या है, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता ही क्या है? आखिर जीव जो है वो जनन करते ही क्यों हैं? क्योंकि पहली बात, जीव जो है, जनन जो है वो न तो जीवन के लिए आवश्यक है, और दूसरी बात, जनन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जनन की जो प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो सवाल ये है कि जब जीवन के लिए जनन आवश्यक ही नहीं है, रिप्रोडक्शन आवश्यक ही नहीं है जीवन के लिए, लाइफ के लिए, तो जीव जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो जनन क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, अपनी ऊर्जा वेस्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि जीव जो हैं जनन इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो प्रजाति है, उनकी जो प्रजाति है उसका अस्तित्व बना रहे, जीवन का अस्तित्व बना रहे। जनन की आवश्यकता क्या है? जीवन का अस्तित्व बनाए रखने हेतु, बनाए रखने हेतु जनन या रिप्रोडक्शन आवश्यक, जरूरी है। पृथ्वी पर लाइफ को बचाए रखने के लिए, जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है, रिप्रोडक्शन करना आवश्यक। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए कोई शेर है, अगर मान लीजिए कोई आदमी है, अगर मान लीजिए कोई पौधा है, हम जानते हैं जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों की कुछ न कुछ आयु तो होती है। कोई 40 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 500 साल जीता है, लेकिन अंततः एक न एक दिन उसे मरना पड़ता है, वो खत्म हो जाता है। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके साथ ही जीवन भी खत्म हो जाएगा, अगर वो जनन नहीं करता है,
अगर शेर अपना जैसा एक छोटा शेर पैदा नहीं करता है, शेर अपना बच्चा पैदा नहीं करता है, तो पृथ्वी पर से शेरों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। आदमी अगर अपने समान बच्चे पैदा नहीं करें तो पृथ्वी पर से इंसानों की समाप्ति हो सकती है, इंसान समाप्त हो सकता है। इसी तरह से पौधे भी अपने समान पौधे पैदा नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर से पौधे समाप्त हो जाएंगे। आई बात समझ? तो जनन की आवश्यकता क्या है? हालांकि जनन जीवन के लिए जरूरी नहीं है, हालांकि जनन के दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है जीवों को, इसके बावजूद भी जनन या रिप्रोडक्शन इसलिए आवश्यक है ताकि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहे। ठीक है, तो जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन या रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है। आई बात समझ? अब सवाल ये उठता है कि जनन या रिप्रोडक्शन जो है कितने प्रकार का हो सकता है, जनन या रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हो सकते हैं? जवाब है कि जनन या रिप्रोडक्शन जो है वो मुख्यतया दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार कौन कौन से? पहले को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक, एसेक्सुअल, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल जनन, रिप्रोडक्शन। और दूसरे को हम कहेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी जनन के दो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन किसको कहते हैं, एसेक्सुअल किसको कहते हैं, और लैंगिक यानी सेक्सुअल जनन या रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? आइए देखिए, अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, एक ही जीव, नर और मादा नहीं होते इसके अंदर, सिर्फ एक जीव स्वयं ही नया जीव बना देता है, नया जीव बनाता एक जीव स्वयं ही नया जीव बनाता है। कोई भी जीव है वो स्वयं ही नया जीव बना लेता है, किसी अन्य जीव की मदद की उसको आवश्यकता नहीं होती। एसेक्सुअल, अलैंगिक के अंदर एक ही लिंग होता है, इसके अंदर लिंग दो होते ही नहीं, नर और मादा होते ही नहीं, तो जो भी जीव है वो स्वयं ही नया जीव बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार का जो जनन पाया जाता है आमतौर पर बेहद सिंपल, बेहद सरल और सूक्ष्म जीवी जो होते हैं जीव, जिनमें सरल व सूक्ष्म जीवियों में पाया जाता है। सूक्ष्म जीव, बहुत ही छोटे जीव, और कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, कुछ पौधों में पाया जाता है, कुछ पौधों में, सभी पौधों में नहीं, कुछ पौधों में। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें सूक्ष्म जीवी की, तो अमीबा में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। बाकी तो डिटेल में हम बातचीत करेंगे अलैंगिक जनन पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर अब विस्तार से बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। फिलहाल तो इतना ही समझ लें कि अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल जनन जो होता है, उसमें जीव स्वयं, कोई भी एक जीव स्वयं ही नया जीव बना लेता है, उसे दूसरे जीव की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रकार का जो जन्म होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक, ये आमतौर पर सरल और सूक्ष्म जीवियों में पाया जाता है। बेहद सरल जिनका शारीरिक संरचना होती है उनमें ये पाया जाता है। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो जीव मिलकर नया जीव बनाते हैं। दो जीव कौन, नर और मादा, एक नर और एक मादा मिलकर के, एक मेल और एक फीमेल, मिलकर के नया जीव बनाते हैं। इसको हम कहते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है, ये जितने भी जानवर हैं उनमें पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अलैंगिक जनन में या एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर केवल एक जीव ही नया जीव बना लेता है, जबकि लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दो जीव मिलकर के, दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के, जीव को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, तो दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक नया जीव बनाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, नर और मादा मिलकर के नया जीव बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों प्रकार के जो रिप्रोडक्शन हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करेंगे अलैंगिक जनन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक, अलैंगिक जनन का या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ तो हम समझ चुके हैं। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक जीव जो होता है वो स्वयं ही बिना किसी अन्य जीव की मदद के नया जीव बना लेता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जो जनन है, वो कितने प्रकार का होता है, ये एक ही प्रकार का नहीं होता, ये कई प्रकार का होता है। मुख्यतः 6 प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 6 प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं विखंडन, पहला तरीका है विखंडन, फीजन, दूसरा है खंडन, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, या पुनरुद्भवन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। चौथा तरीका है अलैंगिक जनन का मुकुलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। पांचवा तरीका है कायिक प्रवर्धन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और छठा तरीका है बीजाणु समासंग या बीजाणु बनाना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, बीजाणु को बोलते हैं स्पोर, और बनाने को या समासंग को बोलते हैं फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो अलैंगिक जनन जो है मुख्यतः 6 तरीकों से होता है, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके अब इन सभी 6 प्रकारों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन के। विखंडन को अंग्रेजी में हम कहते हैं फीजन। अब सवाल उठता है विखंडन या फीजन का मतलब क्या है। देखिए, विखंडन, दो शब्द हैं, विखंडन। विखंडन का मतलब होता है कुछ भागों में बट जाना, खंडों में बट जाना। विखंडन का मतलब होता है कुछ भागों में बट जाना। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि विखंडन या फिजन का जो प्रोसेस होता है ये एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में। विखंडन का जो प्रोसेस होता है
विखंडन नाम का जो ये अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, विखंडन, ये एक कोश के जीवों में होता है। एक कोश के जीवों को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर विखंडन की जो प्रक्रिया होती है ये एक कोश की जीवों में पाई जाती है, यूनिसेल्यूलर जीवों में पाई जाती है, ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अब विखंडन की ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक कोश की जीव दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रत्येक भाग एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, विखंडन के प्रोसीजर में क्या हो रहा है, फिजन में क्या हो रहा है, कोई भी एक कोश की जीव दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है और प्रत्येक जो भाग है वो एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, या प्रत्येक भाग जो है वो एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, विखंडन या फिजन का मतलब समझ में आया। देखिए, पहली बात हमने ये बताई कि विखंडन का मतलब है खंडों में बंट जाना, कई भागों में बंट जाना। दूसरी बात हमने बताई कि विखंडन जो या फिजन की जो प्रक्रिया होती है ये किसमें होती है, एक कोश की जीवों में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रक्रिया होती है। अब विखंडन का अर्थ क्या हुआ, इस प्रक्रिया में होता क्या है कि कोई भी एक कोश की जीव जो होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो दो या दो से अधिक नए जीवों में बंट जाता है, भागों में बंट जाता है, और प्रत्येक भाग जो है नया जीव बन जाता है। ठीक है, अगर विखंडन के अंदर एक कोश की जीव दो भागों में बटा है तो उसको हम कहते हैं द्विखंडन या बाइनरी फिजन, द्विखंडन या बाइनरी फिजन। और अगर दो से ज्यादा जीव बनाता है, दो से ज्यादा भागों में बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं बहुखंडन या मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। इसका मतलब यह हुआ कि विखंडन जो है, फिजन जो है, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन, और दूसरा हो सकता है मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। अब हम द्विखंडन बाइनरी फिजन और बहुखंडन मल्टीपल फिजन, इन दोनों को एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन की, यानी द्विखंडन की। द्विखंडन या बाइनरी फिजन में क्या होता है, देखिए, फिजन के अंदर क्या होता है, कोई भी एक कोश की जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग एक अलग जीव बन जाता है। ठीक है, अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, द्विखंडन में क्या होता है, एक कोश की जीव दो भागों में बढ़ता है, एक कोश की जीव दो भागों में बट करके दो नए जीव बनाता है। द्विखंडन या बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर जीव यानी ऑर्गेनिज्म, एक कोश की जीव दो भागों में बंटकर, भागों में बंटकर दो नए जीव बनाता है, दो नए जीव बनाता बनाता बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन में दो ही महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक तो ये एक कोश की जीव में होता है, और दूसरी बात ये है कि ये एक कोश की जीव जो है दो भागों में बंट करके दो नए जीव बनाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन। ठीक, अब ये बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन जो होता है ये किन किन में होता है, किन किन में होता है, देखिए, अगर इनकी बात करें तो एक तो होता अमीबा में,
जैसा कि चित्र में एक अमीबा का चित्र दिया हो, अमीबा ये भी एक कोश की जीव है। अमीबा में पाया जाता है बाइनरी फिजन या द्विखंड। दूसरा अगर हम बात करें तो एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये भी एक कोश की जीव होता है, पैरामीशियम। इसमें भी ये बाइनरी फिजन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो एक होता है बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया को हम जीवाणु बोलते हैं हिंदी में, जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं बहुत तरह के, उनके अंदर भी ये बाइनरी फिजन या द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ 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 जो होते हैं उसके अंदर भी ये द्विखंडन या बाइनरी फिजन पाया जाता है। इसके अलावा ये जो चित्र दिया गया है लुस्मानिया का है, लुस्मानिया, लुस्मानिया, इसको लेसमानिया भी बोल देते हैं, लुस्मानिया या लेसमानिया। ये भी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो बाइनरी फिजन जो पाया जाता है, यानी एक कोश की जीव जिनमें ये बाइनरी फिजन पाया जाता है, वो कौन कौन से हो गए? अमीबा में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया यानी जीवाणु में, प्रोटोजोआ में और लुस्मानिया में। ठीक है। द्विखंडन या बाइनरी फिजन में होता क्या है, एक कोश की जीव जो होता है दो भागों में बंटता है और दो नए जीव बनाता है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अमीबा में ये किस प्रकार से होता है बाइनरी फिजन, और लुस्मानिया में किस तरह से होता है। ठीक, देखिए अमीबा में किस तरह से होता है। देखिए अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा जो है एक कोश की जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अगर कभी भी अमीबा बनाना हो तो किसी भी तरह से ये राउंड घुमा करके एक बंद आकृति बना दो, अमीबा की आकृति हो जाती है। ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा में क्या होता है कि ये तो अमीबा एक कोश की जीव है तो मालूम है, इसमें इसकी सिर्फ एक कोशिका होती है, ये इसकी कोशिका भित्ति है और ये उसका नाभिक है। नाभिक यानी न्यूक्लियस, नाभिक, ये तो नाभिक हो गया, लाल वाला जो नजर आ रहा है आपको। और ये जो बाउंड्री है ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल की वॉल है, कोशिका की दीवार है, ये नाभिक है। तो अमीबा में क्या होता है कि ये जो अमीबा है ये धीरे धीरे इस तरह से इसके नाभिक की जब जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है अमीबा, तो नाभिक दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से दो भागों में बढ़ जाता है और उसके बाद में उसका जो कोश का द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो भी दो भागों में केंद्रित होने लगता है। इसके बाद में क्या होता है, ये दोनों भाग धीरे धीरे अलग होने की कोशिश करते हैं और अंततः ये अलग होकर के दो नए अमीबा बना लेते हैं। ये इसको कहते हैं पुत्री अमीबा या डॉटर अमीबा। ये नाभिक हो गए, दोनों के नाभिक अलग अलग हो गए, पहले ये जुड़े हुए थे, फिर नाभिक अलग अलग हुए, फिर कोश का द्रव्य अलग अलग हुआ और फिर ये पूरी तरह से अलग हो गए। इस तरह से एक अमीबा विभक्त होकर के दो भागों में टूट करके दो नए अमीबा बनाता है। यहां पर खास बात यह है कि ये जो अमीबा है इसका जो ये विभाजन है ये किसी भी तरफ से हो सकता है। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, विभाजन इस साइड से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। इसका कोई निश्चित तल नहीं होता है।
निश्चित सरफेस से कोई विभाजन होगा ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी अमीबा विभाजित हो सकता है। ठीक है, अमीबा की तरह ही जो बाइनरी फिजन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है, वो एक दूसरा जीव है लुस्मानिया। लुस्मानिया जैसा कि चित्र में दिया गया है, इस तरह का होता है लुस्मानिया। ये भी क्या है कि दो भागों में टूटता है और दो नए लुस्मानिया बनाता है। ठीक है, लेकिन इसमें और अमीबा में फर्क इतना है कि लुस्मानिया में जो ये द्विविभाजन होता है, द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है, वो एक निश्चित तल से होता है। अमीबा में तो किसी भी तल से हो जाता, निश्चित तल से नहीं होता था, कहीं से भी हो सकता था। लेकिन लुस्मानिया में जो विभाजन होगा वो एक निश्चित तल से होगा। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से हो जाए, कभी यहाँ से हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एक निश्चित तल से होगा और इस तरह से होगा कि दोनों भाग बीच में से बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, तो लुस्मानिया में भी बाइनरी विभाजन या द्विखंडन पाया जाता है, इसके माध्यम से जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक निश्चित तल के माध्यम से ही ये द्विखंडन या बाइनरी फिजन होता है, जबकि अमीबा में किसी भी तल से हो सकता है, निश्चित तल नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई फिजन की। फिजन में भी हमने बात की बाइनरी फिजन की। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की, यानी बहुखंडन की। यहाँ तो दो भागों में जीव बटा है और दो जीव नए जीव बने हैं। अब हम बात करेंगे बहुखंडन की, यानी मल्टीपल फिजन की। जहां तक बात है बहुखंडन की यानी मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन या बहुखंडन के अंदर क्या होता है, कोई भी एक कोश की जीव वो दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, बहुत से भागों में विभक्त होकर के बहुत सारे नए जीव बनाता है। पसंद द्विखंडन में क्या था, बाइनरी फिजन में क्या था कि एक कोश के जीव विभाजित होकर के दो नए जीव बनाता था, जबकि बहुखंडन में क्या होता है, एक कोश के जीव विभाजित होकर के दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इतने नए जीव बनाता है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन या बहुखंडन। अब ये मल्टीपल फिजन या बहुखंडन पाया किस में जाता है, ये तो तय है कि एक कोश के जीव में पाया जाता है, लेकिन एक कोश के जीव कौन कौन से हैं, वो एक कोश के जीव हैं। एक तो हम कहते हैं मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, परजीवी परजीवी को बोलते हैं पैरासाइट। तो एक तो होता है मलेरिया पैरासाइट और दूसरा है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये भी एक प्रकार का एक कोश की जीव होता है। तो मलेरिया परजीवी में, मलेरिया पैरासाइट में और ये जो प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो अलैंगिक जनन पाया जाता है, उसका प्रकार है बहुखंडन, मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन के माध्यम से नए जीव का जन्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है कि ये जैसे कोई प्लाज्मोडियम है, इस चित्र में दिया गया है प्लाज्मोडियम, ये उसकी भित्ति है, ये उसका, ये मान लीजिए ये कोई कोशिका है प्लाज्मोडियम की। ये कोशिका विभक्त होकर के दो कोशिकाएं नहीं बनाई, बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, और बाद में ये सारी कोशिकाएं अलग अलग होकर के नई कोशिकाएं बना लेती हैं, नए जीव बना लेती हैं। ठीक है, तो बहुखंडन में समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, मल्टीपल फिजन में समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एक कोश के जीवों में होता है, खास तौर पे मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम इसके उदाहरण है। और इसके अंदर होता क्या है कि एक कोश की जीव विभक्त होकर के अनेक जीव बनाता है, दो नहीं, दो से ज्यादा, अनेक जीव बनाता है, दो से अधिक जीव बनाता है, नए जीव बनाता है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन।
तो विखंडन जो था, फिजन जो था, इसके दोनों प्रकारों पे हमने चर्चा कर ली। पहले प्रकार पे हमने चर्चा की, वो थी हमारा बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन, और दूसरा प्रकार था हमारा मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। ठीक है, अब हम करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अलैंगिक जनन का यानी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, उसका दूसरा जो प्रकार है वो है खंडन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या हिंदी में कहते हैं खंडन। अब खंडन या फ्रेगमेंटेशन की जो ये प्रक्रिया होती है, ये सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय जीवों में होती है। पहले ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि खंडन या फ्रेगमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में होती है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होती है। अभी जो विखंडन की जो हम बात कर रहे थे, फिजन की जो बात कर रहे थे, जो हमने दो प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि एक तो होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन, द्विखंडन और बहुखंडन। वो दोनों जो चीजें थी, जो खंडन की जो बात थी, जो फिजन का जो कॉन्सेप्ट था, वो एक कोश की जीवों में लागू होता था, वो एक कोश की जीवों के लिए। जबकि यहाँ पर जो हम ये खंडन की बात कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन की जो बात कर रहे हैं, ये सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में होती है, यानी यहाँ पर मल्टी सेलुलर जीवों की बात हो रही है। फ्रेगमेंटेशन या खंडन की जो प्रक्रिया होती है वो मल्टी सेलुलर जीवों में होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो पाई जाती है। लेकिन कैसे मल्टी सेलुलर? ऐसे मल्टी सेलुलर, ऐसे बहुकोशिकीय जीव जिनकी संरचना सरल होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम लेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये है एक जलीय पादप है, एक वाटर प्लांट है, उसका नाम है स्पाइरोगिरा। स्पाइरोगिरा अंग्रेजी में लिखे तो SPIROGYRA, स्पाइरोगिरा। ठीक है, ये एक प्रकार का जलीय पादप, इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, खंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और दूसरा जो चित्र दे रखा है, ये है सी एनीमोनी, एक जलीय जीव है। ये एक जलीय जीव है, इसका नाम है सी एनीमोनी, ANEMONE, एनीमोनी, सी एनीमोनी, इसको हम लिख देंगे सी एनीमोनी। ये जलीय जीव है, दिखने में ये पौधे जैसा दिख रहा है, ये पौधा नहीं है, ये एक जलीय जीव है, वाटर एनिमल है। ठीक है, तो स्पाइरोग्रा और सी एनीमोनी, स्पाइरोग्रा नामक जो जलीय पौधा है उसमें, और सी एनीमोनी नामक जो जलीय जीव है उसके अंदर ये फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, खंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। ये दोनों ही सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेलुलर जीव। अब फ्रेगमेंटेशन या खंडन की प्रक्रिया में होता क्या है वो देखते हैं। देखिए, फ्रेगमेंटेशन या खंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक जो सरल संरचना वाला बहुकोशिकीय जो जीव है, बहुकोशिकीय जीव जो कि सरल संरचना रखता है, वो जो जीव है वो दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है।
और ये दोनों भाग जो अलग हुए हैं, ये दोनों भाग थोड़े दिनों बाद में विकसित होकर के वापस से नया स्पाइरोग्रा या सी एनिमोनी बना लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ। अब यहां पर देखने में ये जो प्रक्रिया है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने बाइनरी फिजन में देखा था, द्विखंडन में देखा था कि अमीबा जो था वो दो भागों में बट गया और दो अमीबा बना लिए थे उसने, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इसमें और बाइनरी फिजन में, द्विखंडन में अंतर, फ्रेगमेंटेशन में द्विखंडन में अंतर है। अंतर क्या है? पहला अंतर तो ये है कि जो द्विखंडन था, बाइनरी फिजन जो था, वो तो किसमें होता था? एक कोशिकीय जीवों में, जबकि फ्रेगमेंटेशन या खंडन की प्रक्रिया किसमें हो रही है? बहुकोशिकीय जीवों में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगर दूसरी बात करें अंतर की, तो दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि जब हम बाइनरी फिजन की बात करते थे, द्विखंडन की बात करते थे, उस समय अमीबा जो था दो भागों में बट करके और दो नए अमीबा बना लेता था, दो नए अमीबा बनाता था, जो कि पूर्णतः उसके जैसे, काफी हद तक उसके जैसे होते थे। ठीक है, यानी वो पूरे अमीबा, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए सीधे। जबकि फ्रेगमेंटेशन या खंडन में क्या होता है कि ये जो जीव था बहुकोशिकीय, जो सरल संरचना वाला था, ये दो भागों में बंटता है, लेकिन दो भागों में बंटने के तुरंत बाद में दो नए जीव नहीं बनते, बल्कि कुछ समय बाद ये दोनों भाग अलग अलग वृद्धि करते हैं और कोशिका विभाजन के माध्यम से कुछ समय बाद में नए जीव के रूप में डेवलप होते हैं, ये विकसित होते हैं। नए जीव तुरंत नहीं बनते, ये विकसित होते हैं। आई बात समझ। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो समझने वाली बात थी, खंडन में समझने वाली जो बात थी, पहली बात तो ये है कि फ्रेगमेंटेशन या खंडन की जो प्रक्रिया होती है, ये बहुकोशिकीय जीवों में होती है। ऐसे बहुकोशिकीय, ऐसे मल्टी सेलुलर जीव जिनके अंदर सरल संरचना पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए स्पाइरोगिरा नाम का ये पौधा और सी एनिमोनी नाम का ये जलीय जीव, पानी में रहने वाला जीव, जंतु, ये इसके उदाहरण है। और खंडन या फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय जीव होता है वो टूट करके दो भागों में विभक्त हो जाता है और ये दोनों भाग विकसित होकर के, डेवलप होकर के वापस से वो बहुकोशिकीय जीव में बदल जाते हैं। जैसे स्पाइरोग्रा की अगर हम बात करें तो अगर ये स्पाइरोग्रा है, स्पाइरोग्रा बट गया दो भागों में और ये दो नए स्पाइरोग्रा थोड़े दिनों बाद में इसमें से बन जाएंगे, एक इस भाग से बनेगा, एक इस वाले भाग से बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रीजनरेशन, पुनर्जनन, रीजनरेशन, पुनर्जनन। पुनर्जनन या रीजनरेशन क्या होता है? पुनरुद्भवन में क्या होता है? रीजनरेशन में क्या होता है? आइए देखते हैं। देखिए, कुछ जीव, कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखें, पुनर्उद्भवन जो होता है, पुनर्जनन जो होता है, रीजनरेशन जो होता है, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें ऐसी क्षमता पाई जाती है कि यदि उनके शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए या कट जाए तो उस कटे हुए भाग से पुनः नया जीव पैदा हो जाता है। ठीक है, यानी कुछ जीवों के अंदर अपने बॉडी पार्ट्स से, अपने कायिक भागों से नया जीव पैदा करने की क्षमता होती है।
कुछ जीवों में, कुछ बहुकोशिकीय जीवों में अपने बॉडी पार्ट से, अपने कायिक भागों से नया जीव पैदा करने की क्षमता पाई जाती है और इस क्षमता को ही हम पुनर्जनन या रीजनरेशन कहते हैं। अब ये जीव कैसे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। एक है हाइड्रा, हाइड्रा। और एक है स्टारफिश, तारा मछली, तारा मछली या स्टारफिश इसको बोलते हैं। ये प्लेनेरिया, हाइड्रा और तारा मछली, ये तीनों जो जलीय जीव हैं, इनमें ऐसी क्षमता पाई जाती है कि यदि इनका ये कट जाए, किसी कारण से ये क्षतिग्रस्त हो जाए या इनका कोई भाग कट जाता है, तो प्रत्येक भाग एक नया जीव बना लेता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, मान लीजिए प्लेनेरिया ये है, ये प्लेनेरिया किसी कारण से दो भागों में कट गया, तो ये दो भाग जो बने, ये दोनों भाग वृद्धि करके नए प्लेनेरिया बना लेंगे, दो नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। इसी तरह से हाइड्रा है, हाइड्रा यदि किसी कारण से कट जाता है तो कट करके उसके दो पार्ट हो गए मान लीजिए, तो प्रत्येक भाग जो है एक नया हाइड्रा बना लेता है। इसी तरह से स्टारफिश है, तारा मछली है, तारा मछली यदि किसी कारण से किसी भी कोई सा भी भाग उसका कट जाता है तो वो भाग कटने के बाद में एक नया स्टारफिश बना लेता है। ठीक है, यानी कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे हैं जिनमें ये क्षमता पाई जाती है कि यदि उनके शरीर का कोई भाग कट जाए तो वो जो कटा हुआ भाग होता है वो पुनः वृद्धि करके और एक नया जीव पैदा कर देता है। इस क्षमता को हम कहते हैं पुनर्जनन या रीजनरेशन। यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, जिसको हम रीजनरेशन कह रहे हैं, इसमें और जनन में यानी रिप्रोडक्शन में अंतर होता है। हालांकि रीजनरेशन के दौरान, पुनर्जनन के दौरान भी नया जीव पैदा हो रहा है, एक नया जीव बन रहा है। हाइड्रा कटा, दो भागों में बटा और उसके बाद में दो नए हाइड्रा बन गए, दो नए जीवों का जन्म तो हो रहा है, लेकिन इसको हम वास्तव में जनन नहीं कह सकते, ये जनन प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती? क्योंकि जनन प्रक्रिया जो होती है वो रेगुलर होती है, नियमित होती है, फिक्स होती है, नियमित, रेगुलर। यानी जब भी जनन की आवश्यकता हो जनन किया जा सके। लेकिन ये जो पुनर्जनन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, ये तो आकस्मिक है। किसी कारण से, किसी वजह से हाइड्रा अगर कट जाए, अगर, तो वो दोनों हाइड्रा जो कटे हुए भाग हैं वो दो नए हाइड्रा बना लेंगे। लेकिन ये तो एक आकस्मिक घटना हुई ना, कि हो सकता है हाइड्रा ना कटे, तो अगर मान लीजिए कोई घटना ऐसी होती ही नहीं है जिससे हाइड्रा दो भागों में कटे या बटे, तो ऐसी स्थिति में तो हाइड्रा, नया हाइड्रा बनेंगे ही नहीं, तो फिर इसको हम जनन कैसे कह सकते हैं? तो जनन की प्रक्रिया जो होती है वो नियमित होती है और किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो हाइड्रा का अस्तित्व अगर बनाए रखना है तो पुनर्जनन पर डिपेंड नहीं हो सकते हम, यानी हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि कब हाइड्रा दो भागों में बटेगा और दो नए हाइड्रा बनेंगे। इसका कुछ अलग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो पुनर्जनन जो है, रीजनरेशन जो है, वो जनन नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन में और रीजनरेशन में, पुनर्जनन में और जनन में अंतर है। क्या अंतर है? पुनर्जनन जो होता है, रीजनरेशन जो होता है, वो
आकस्मिक है, सडन है, अचानक हो जाता है, किसी घटना के होने पर दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन जनन नियमित एक रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, आई बात समझ में? पुनरुद्भवन जो है वो जनन नहीं है, पुनर्जनन जनन नहीं है, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है। आई बात समझ? और दूसरी बात इसमें यह भी है कि ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रा का कोई भी भाग कटे और वो भाग ही पूरा हाइड्रा बना ले। इसलिए भी फिक्स होता है कि कुछ इतना हिस्सा कटेगा, एक निश्चित हिस्सा कटेगा, तभी नया हाइड्रा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है हमें कि पुनर्जनन में और जनन में अंतर पाया जाता है। रीजनरेशन में और जनन रिप्रोडक्शन में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि रीजनरेशन जो है, पुनर्जनन जो है, ये एक आकस्मिक घटना है। किसी भी आकस्मिक कारण से, किसी भी कारण से अगर कोई जीव जो बहुकोश की जीव है वो दो भागों में अगर बट गया है या ज़्यादा भागों में बट गया है, प्रत्येक भाग से नया जीव बन गया, ये एक आकस्मिक घटना है। लेकिन जनन में एक रेगुलर घटना होती है। आइए समझ? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रीजनरेशन होता कैसे? पुनर्जनन या रीजनरेशन, ये जो है पुनर्जनन या रीजनरेशन, ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। विशेष प्रकार की कोशिकाओं यानी सेल्स, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसके माध्यम से ये पुनर्जनन या रीजनरेशन होता है। ठीक है, अब ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या करती हैं कि जब प्लेनेरिया या हाइड्रा दो भागों में बढ़ जाता है, मान लीजिए ये वाले भाग की हम बात कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए ये कोई कोशिका है, विशेष प्रकार की कोशिका है, तो ये कोशिका क्या है, विभाजित होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बनाती, और बाद में इनका रूप, इन कोशिकाओं की खास बात क्या होती है, ये अपना रूप परिवर्तित कर सकती है, रूप चेंज कर सकती है। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो ये रूप चेंज करके ठीक उसी प्रकार की कोशिकाएं बना लेती हैं जैसी कोशिकाएं प्लेनेरिया के दूसरे भाग में थी या हाइड्रा के कटे हुए भाग में मौजूद थी। इस प्रकार से फाइनली पूरा हाइड्रा या पूरा प्लेनेरिया सेम उसी प्रकार से बन जाता है जैसा कि पहले था। ठीक है, यानी पुनरुद्भवन या जिसको हम पुनर्जनन बोल रहे हैं, रीजनरेशन बोल रहे हैं, ये होता कैसे है? विशेष प्रकार की कोशिकाओं की मदद से होता है। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिका विभाजन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, और जब संख्या पर्याप्त हो जाती है तो अपना रूप चेंज कर लेती हैं, और इस प्रकार से उसकी शेप हो जाती है जैसा कि पहले वो जीव था। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो पुनर्जनन की जो प्रक्रिया है, रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है, ये सरल प्रकार के जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन्हीं के अंदर पाई जाती है। जटिल प्रकार के जो जीव हैं, जटिल जीव जो हैं, जैसे जानवर हुए या मानव हुआ, इनमें पुनर्जनन या पुनरुद्भवन नहीं पाया जाता है, रीजनरेशन नहीं पाया जाता है, संभव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इनकी शरीर की जटिलता बहुत ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? देखिए, इनमें कई तरह की सेल्स होती हैं, कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक, टिश्यू। टिश्यूज बनाती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, अंग, ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? सिस्टम, तंत्र। और सभी तंत्र मिलकर के फिर हमारा शरीर बनता है, बॉडी।
तो जटिल जीवों में क्या होता है, बहुत तरह तरह की कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर के तरह तरह के ऊतक बनाने पड़ते हैं, तरह तरह के अंग बनाने पड़ते हैं, तरह तरह के तंत्र बनाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं शरीर डेवलप हो सकता है। क्योंकि किसी भी एक कोशिका के अंदर सभी प्रकार की कोशिकाओं को विकसित करने की क्षमता नहीं पाई जाती। किसी भी एक कोशिका में सभी प्रकार की कोशिकाओं ऊतकों अंगों आदि के विकास की, डेवलपमेंट की क्षमता नहीं पाई जाती। यही कारण है कि जटिल जीवों के अंदर, जिनकी शरीर की संरचना बेहद जटिल होती है, उनके अंदर पुनर्जनन या रीजनरेशन के माध्यम से नए जीव पैदा नहीं हो सकते। आए बात समझ में? अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चौथे प्रकार पर। इसका नाम है मुकुलन। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं बडिंग, मुकुलन या बडिंग। देखिए, कुछ जीव जैसे कि हाइड्रा और यीस्ट, कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हाइड्रा और यीस्ट अलैंगिक जनन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मुकुलन का इस्तेमाल करते हैं, बडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि बडिंग में होता क्या है, देखिए ये जो हाइड्रा, ये चित्र दिया गया है, इसमें ये हाइड्रा है, ये वाला हाइड्रा है। हाइड्रा में ये हाइड्रा की पूरी बॉडी नजर आ रही है, और ये जो नजर आ रहे हैं बाल टाइप के, इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेंटिकल्स, और हिंदी में बोलते हैं स्पर्शक। अंग्रेजी में टेंटिकल और हिंदी में स्पर्शक। ठीक है। ये जो हाइड्रा होता है, इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, यानी ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि पुनर्जनन कर सकती हैं, रीजनरेशन कर सकती हैं। यानी अगर वो कट जाएं तो उस स्थान से दूसरा हाइड्रा बन सकता है। तो ये जो हाइड्रा होता है, अपने पुनर्जनन की जो क्षमता होती है उसकी कोशिकाओं के अंदर, उन कोशिकाओं के माध्यम से अपने शरीर पर एक मुकुल यानी बड या कली, बड को बोलते हैं मुकुल, या इसको हम कली भी कह देते हैं, कली। ठीक है। एक अंकुर, ये इसको अंकुर भी बोल देते हैं, अंकुर, कली या मुकुल, या अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं बड। तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा में क्या होता है, इसके हाइड्रा के शरीर के अंदर जब उसको अलैंगिक जनन करना होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये अपने शरीर पर एक मुकुल यानी अंकुर उत्पन्न करता है, बड उत्पन्न करता है, और ये बड धीरे धीरे विकसित होता है, और विकसित होते 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 एक नए हाइड्रा के रूप में, पूर्ण हाइड्रा के रूप में ये विकसित जब हो जाता है, तो ये इससे अलग हो जाता है। इस प्रकार से एक पूर्ण हाइड्रा नया बन जाता है, नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है। तो कुछ जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे कि हाइड्रा या यीस्ट,
ये अलैंगिक जनन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मुकुलन का यानी बडिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी इनको अलैंगिक जनन करना होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये अपने शरीर के ऊपर एक अंकुर उत्पन्न करते हैं, एक बड उत्पन्न करते हैं, एक मुकुल या कली उत्पन्न करते हैं। और ये मुकुल या कली धीरे धीरे कोश का विभाजन के माध्यम से धीरे धीरे ये बड़ी होती जाती है, और अंततः जब ये पूर्ण बड़ी हो जाती है तो ये मूल जो हाइड्रा होता है, जो पिता हाइड्रा होता है, उससे अलग हो जाता है और अलग होकर के एक स्वतंत्र हाइड्रा बना लेता है, एक अलग हाइड्रा बना लेता है। हाइड्रा की तरह ही यीस्ट के अंदर भी इसी प्रकार से होता है कि जैसे यीस्ट की कोई कोशिका है, जब इसको अलैंगिक जनन करना होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो अपने किसी भी हिस्से पर एक बड या अंकुर उत्पन्न करता है, मुकुल उत्पन्न करता है, और ये बड धीरे धीरे विकसित होती जाती है, और जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है तो ये विकसित होने के बाद में अलग हो जाती है, अलग होकर के एक स्वतंत्र यीस्ट बना लेता है, नया जीव बना लेता है। ये पुराना, ये इसका फादर हो गया, ये इसका नया जीव हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं बडिंग या मुकुलन। समझ में आई? मुकुलन या बडिंग में क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं हो रहा है। जब भी मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, तो कुछ नहीं होता है, सिंपल सा ये होता है कि जिस जीव में ये हो रहा है, वो जीव अपने शरीर पर एक अंकुर पैदा करता है, एक बड पैदा करता है, एक मुकुल या एक कली पैदा करता है, और ये जो अंकुर है, ये कोश का विभाजन के माध्यम से वृद्धि करता है, और वृद्धि करता 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 पूर्ण रूप से विकसित होता है। जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो विकसित होने के बाद में जो हाइड्रा होता है उससे अलग हो जाता है, अलग होकर के वो एक नया जीव बना लेता है। यही प्रक्रिया हाइड्रा में होती है, और यही प्रक्रिया यीस्ट में भी होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पांचवें तरीके पर, जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है वंश वृद्धि। वंश वृद्धि, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव का मतलब हुआ पौधे से, पौधे की तरह। वेजिटेटिव, पौधे की तरह, पौधे की तरह या पौधे के माध्यम से। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब होता है, हिंदी में हम देखें तो बॉडी पार्ट, शरीर का कोई भाग। प्रवर्धन यानी बढ़ना। ठीक है, तो यानी ये जो तरीका है अलैंगिक जनन का, एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जो ये तरीका है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि वैसे तो सामान्यतः यदि हमें किसी पौधे से, कोई पौधा है, इस पौधे से नया पौधा हमें बनाना है, तो हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है, सीड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे मौजूद हैं जिनसे नया पौधा उत्पन्न करने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती, वरन उनके किसी भी बॉडी पार्ट को, चाहे से वो जड़ हो सकती है, या पत्ती हो सकती है, या तना हो सकता है, इनमें से किसी एक बॉडी पार्ट को लगाने से, अगर हम कहीं पे लगा दें, तो उससे ही नया पौधा बन जाता है। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब है बॉडी पार्ट के, पौधे के किसी बॉडी पार्ट के माध्यम से नए पौधे का जन्म होना। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कायिक प्रवर्धन है, उसके अंदर क्या होता है कि बीज की बजाय
पौधे के किसी भाग के माध्यम से नया पौधा बनाया जाता है। पौधे का ये भाग जड़ हो सकता है, पत्ती हो सकती है यानी लीफ हो सकती है, तना यानी स्टेम हो सकता है, जड़ यानी रूट हो सकता है। रूट, स्टेम या लीफ, इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। अब मुख्यतः ये जो तरीका आजमाया जाता है ये किन पौधों में अपनाया जाता है देखते हैं। देखिए, एक तो है मनी प्लांट। मनी प्लांट देखा हुआ आपने घरों में? तो मनी प्लांट का एक ऐसा पौधा है, इस पौधे की किसी टहनी को हम तोड़ करके अगर दूसरे उसमें लगा दें, दूसरे स्रोत गमले में लगा दें या दूसरी बोतल में लगा दें, तो वहां पर भी एक नया मनी प्लांट बन जाता है। इसी तरह से गुलाब, रोज का जो पौधा है, इसकी भी टहनी को अगर हम लगा दें कहीं पर, इसके तने को यानी स्टेम को तोड़ कर कहीं लगा दें, तो वो भी वापस से अंकुरित होकर के नया पौधा बना लेता है। इसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ये जो ब्रायोफाइलम पौधा है, इसकी पत्तियों पर छोटे 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 पौधे उग जाते हैं और ये जब टूट करके जमीन में गिरते हैं तो उससे नए पौधे बन जाते हैं। आई समझ? तो इसके माध्यम से, इसकी पत्तियों के माध्यम से भी नए पौधों का जन्म हो रहा है। आलू की बात करें तो अगर हम आलू को काट करके जमीन में डाल दें तो उससे भी नया पौधा बन जाएगा। इसी तरह हम गन्ने की बात करें, शुगर केन, गन्ने को अंग्रेजी में बोलते हैं शुगर केन। शुगर केन की अगर हम बात करें तो शुगर केन भी जो है, गन्ना भी जो है, उसके भी तने को अगर काट कर कहीं पे हम लगा दें, उसके स्टेम को काट कर कहीं लगा दें, तो नया गन्ना उससे बन जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें अंगूर की, ग्रेप्स की, तो अंगूर का पौधे में भी कायिक प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है और इसके भी किसी हिस्से को काट करके जब हम लगाते हैं तो नई बेल बन जाती है। केले के अंदर, केला जो है, बनाना का जो पौधा है, उसके अंदर भी कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पौधे बनाए जाते हैं। इसी तरह संतरा, ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज भी ऐसा पौधा है जिसके अंदर भी कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पौधे बनाए जाते हैं। जैस्मीन, या जिसको हम चमेली बोलते हैं, चमेली या जैस्मीन, अंग्रेजी में बोलते हैं जैस्मीन, ये भी ऐसा पौधा है जिसके अंदर कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पौधे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये भी दो प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, ये भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है प्राकृतिक, जिसको हम कहेंगे नेचुरल, NATURA, और दूसरा हो सकता है ये कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो प्रकार से हो सकता है, या तो प्राकृतिक रूप से हो सकता है या कृत्रिम रूप से हो सकता है। प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे कोई बंजर जमीन है, खाली पड़ी हुई, और उस पर कभी अचानक बारिश हो गई। बारिश होने के बाद में उस जगह पर कुछ पौधे उगाते हैं। तो ये जो घटना है इसको हम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये हुआ कैसे? देखिए, जो जमीन थी बंजर, खाली जमीन थी जिसमें बारिश नहीं हुई थी, जहां पे अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, वहां पर बहुत से पौधों के कुछ भाग,
चाहे जड़ हो, चाहे तने हो, चाहे उसकी पत्तियां हो, वो बिखरी रहती हैं पूरी जमीन के अंदर। और जैसे ही बारिश हुई तो ये पौधों के पत्तियां, तने, जड़ जो भाग पड़े हुए थे उस जमीन के अंदर, वो अनुकूल परिस्थितियां पाते ही वो विकसित होने लग जाते और विकसित होकर के वहां पर नए पौधे, नए प्लांट्स बना लेते, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हुआ है। प्राकृतिक रूप से जो पुराने पौधे थे उनके कुछ भागों से नए पौधे बने हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है। अब यदि हम बात करें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, हम जानबूझ करके पौधे के किसी हिस्से को विकसित करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, जानबूझ के करते हैं हम। जानबूझ करके हम पौधे की पत्ती को जमीन में गाड़ सकते हैं, या टहनी को लगा सकते हैं, या उसकी जो जड़ है उसको रोक सकते हैं। ठीक है। मतलब ये है कि प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन होता है, नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसके अंदर तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ऑटोमेटिक जो पुराने जमीन के अंदर जो पुराने पौधों के कुछ भाग पड़े हुए रहते हैं, गिरे हुए रहते हैं, वो विकसित होते हैं। लेकिन कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है उसके अंदर हम जानबूझ करके पौधे के कुछ खास हिस्सों को विकसित करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल कायिक प्रवर्धन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये भी मुख्यतः तीन प्रकार का हो सकता है। तीन प्रकार का हो सकता है। एक, नंबर वन, उसको हम कहेंगे कटिंग, यानी अगर हम कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन कराना चाह रहे हैं, कृत्रिम रूप से किसी पौधे के किसी भाग को विकसित कराना चाह रहे हैं, तो वो तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहला तरीका है कटिंग या काटना। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम काट करके अगर उसको हम जमीन में लगा देते हैं तो वो पौधे विकसित हो जाते हैं, तो इस तरीके को हम बोलते हैं कटिंग, काटना। दूसरा तरीका है परतन या लेयरिंग। लेयरिंग, अब परतन या लेयरिंग में क्या होता है, नए पौधे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पौधे विशेष को, कोई खास पौधे ऐसे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम तने को जमीन में गाड़ दें, उल्टा करके, यूं ये राउंड करके जमीन में हमने गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, तने को ही घुमा दिया, तो ये जो तना जो जमीन के अंदर गया है, इसके अंदर जड़ें विकसित हो जाती हैं, रूट्स विकसित हो जाती हैं। और रूट्स विकसित होने के बाद में यहां से एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है, नया पौधा बनना शुरू हो जाता है, नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। और कुछ समय बाद जब ये नया पौधा ढंग से बन जाता है तो इसको हम अलग करके किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। तो ये जो विधि है जिसके माध्यम से हमने नया पौधा बनाया है, इसको हम कहते हैं परतन या लेयरिंग। परतन या लेयरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने मिट्टी की परत जमा दी, तने को यूं क्यों मिट्टी में गाड़ करके और उसके ऊपर परत जमा दी, उसको पौधे से अलग नहीं किया तने को, उस तने को घुमा करके ही हमने मिट्टी में गाड़ दिया, इसको हम कहते हैं परतन या लेयरिंग। ठीक है। तीसरा तरीका होता है ये जो चित्र दे रखा है जिसका कलम रोपण, कलम कलम रोपण या ग्राफ्टिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राफ्टिंग, वैसे बोलते हैं कलम रोपण। इस तरीके में क्या होता है कि दो अलग अलग पौधों को के तनों को हम काटते हैं और उनको विशेष प्रकार से आपस में जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये पौधा एक अलग टाइप के पौधे के अंदर विकसित हो जाता है, इसको हम कहते हैं कलम रोपण या ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है, ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी नए प्रकार के पौधे बनाए जाते हैं। ठीक है।
अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कायिक प्रवर्धन के, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, इस बात पर। तो कायिक प्रवर्धन जो है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, उसके दो मुख्य लाभ हैं। पहले लाभ की अगर हम बात करें तो पहला लाभ तो ये है कि कायिक प्रवर्धन के माध्यम से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से हमें बीजों की अपेक्षा बीज के माध्यम से उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल व फूल प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स और फ्लावर्स प्राप्त होते हैं। कम समय में फल व फूल प्राप्त होते हैं। अगर हम बीज से पौधा उगाएं और एक हम इतना बड़ा टहनी ला करके लगा दें पहले से ही, तो निश्चित तौर पे टहनी जल्दी विकसित हो जाएगी। तो इससे हमें जल्दी कम समय के अंदर फूल और फल प्राप्त हो गए। तो पहला लाभ तो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से, कायिक प्रवर्धन के माध्यम से हमें कम समय में फल व फूल प्राप्त होते हैं। ठीक। दूसरे लाभ की अगर हम बात करें तो दूसरा लाभ क्या होता है कि हमें जो ये फल या फूल प्राप्त होते हैं कम समय में, वो आनुवांशिक रूप से एक जैसे होते हैं। यानी अगर हम कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पौधे बनाएं, कायिक प्रवर्धन के माध्यम से अगर हम नए पौधे बनाएं, तो ये जो नए पौधे हैं, नए पौधे आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से, आनुवांशिक तौर पर अपने जनक पौधे के जैसे होते हैं। आनुवांशिक तौर पर जनक पौधे, जनक यानी जिससे ये उत्पन्न हुए हैं, पिता पौधा, जनक पौधे के जैसे होते हैं, अनुरूप जैसे होते। कायिक प्रवर्धन के माध्यम से जब नए पौधे उगाए जाते हैं तो वो जो नए पौधे होते हैं वो आनुवांशिक तौर पर अपने जनक पौधे के जैसे होते हैं। अगर हमने कोई प्लांट लिया है, मनी प्लांट लिया है, ये कोई मनी प्लांट है मान लीजिए, इसकी टहनी हमने तोड़ करके लगाई और दूसरा पौधा लगाया, फिर इससे तोड़ करके हमने तीसरा पौधा लगाया, 2-3 तोड़ के लगा दिया हमने। तो ये जितने भी पौधे हमने नए बनाए, ये सब जेनेटिक रूप से, आनुवांशिक तौर पर ये पौधा ए जो है शुरुआत वाला, इसके जैसे होंगे। आनुवांशिक तौर पर एक जैसे पौधे प्राप्त होंगे, और एक जैसे पौधे होंगे तो उनके फल और फूल भी एक जैसे प्राप्त होंगे। आनुवांशिक तौर पर उनमें एक जैसे गुण प्राप्त होंगे। यहाँ पर अगर हम उपयोग करते कायिक प्रवर्धन की बजाय बीज का, अगर हम बीज का उपयोग करते तो प्रत्येक बीज से अलग प्रकार का पौधा पैदा होता, और अलग प्रकार का पौधा अगर पैदा होता तो उसमें अलग प्रकार के फल और फूल प्राप्त होते, यानी उनमें गुणों में अंतर आ जाता। अगर हमें एक ही वैरायटी के, एक ही प्रकार के गुणों वाले अगर हमें फल फूल या पौधे चाहिए तो हमें कायिक प्रवर्धन को अपनाना होता है। ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन के दो मुख्य लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि कायिक प्रवर्धन के माध्यम से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से हमें कम समय में ही फल और फूल प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा जो लाभ है कि कायिक प्रवर्धन के माध्यम से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से हमें जो नए पौधे प्राप्त होते हैं वो आनुवांशिक तौर पर जनक पौधे के जैसे होते हैं, यानी हमें आनुवांशिक तौर पर समान प्रकार के पौधे प्राप्त हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ऊतक संवर्धन पर, यानी टिश्यू कल्चर पर।
ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। देखिए, ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर जो है वो एक वैज्ञानिक कायिक प्रवर्धन है, साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो है ही, लेकिन वो साइंटिफिक तरीके से किया गया है। कायिक प्रवर्धन तो है, इसमें भी हम बॉडी पार्ट को उगा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से उगा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ऊतक संवर्धन में? ऊतक संवर्धन में क्या होता है, सबसे पहले किसी पौधे के शीर्ष भाग से और ऐसे भाग से जो कि विकसित हो रहा है, डेवलपिंग ग्रोइंग पार्ट, वृद्धिशील जो भाग है, वृद्धिशील भाग, किसी पौधे के वृद्धिशील भाग से हम एक ऊतक लेते हैं या कोशिकाएं का समूह लेते हैं या एक कुछ हिस्सा लेते हैं, बात एक ही, ठीक है। तो किसी पौधे के वृद्धिशील भाग के शीर्ष से हम उसको तोड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उस भाग को हम कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं। आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन उसको हम प्रोवाइड करते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम में हम उसको रखते हैं। कृत्रिम पोषक माध्यम में रखने से क्या होता है कि पोषक तत्व तो उसे प्राप्त होने लगते हैं, और वो जो पार्ट हमने उसमें रखा था उसके अंदर कोशिका विभाजन होने लग जाता है, और कोशिकाएं विभाजित होकर के उसमें अनेक कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं कैलस। जब ये कैलस बन जाता है कृत्रिम पोषक माध्यम के अंदर, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस कैलस को निकाल करके, यानी कोशिकाओं के इस समूह को निकाल करके हम क्या करते हैं, एक दूसरे माध्यम में ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं। और इस दूसरे माध्यम में क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन होते हैं। इन हार्मोनों के कारण ये जो कैलस है, यानी जो छोटी छोटी कोशिकाएं थी, ये छोटे छोटे पौधों के रूप में विकसित हो जाती, डेवलप हो जाती। और जब ये छोटे छोटे पौधों के रूप में डेवलप हो जाती हैं, तो हम मिट्टी में उनको लगा देते हैं, मिट्टी में उनको रोप देते हैं, ठीक है। और मिट्टी में रोपने के बाद में ये वृद्धि करके और विकसित पौधे बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊतक संवर्धन की जो तकनीक है, इसके द्वारा हम किसी भी एकल पौधे से, कोई भी एकल पौधा हो, उससे अनेक पौधे बना सकते हैं, अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थितियों में बना सकते हैं। और ये जो तकनीक अपनाई जाती है, मुख्यतः सजावटी पौधे जो होते हैं, सजावटी पौधे के अंदर इस तकनीक का मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, सजावटी पौधे जो होते हैं, जैसे क्रोटोन का जो पौधा होता है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सजावटी पौधों में मुख्यतः ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के छठे और अंतिम तरीके पर, जिसका नाम है बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन। अब बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सरल बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनमें जनन के लिए कुछ खास प्रकार की संरचनाएं होती, खास प्रकार की संरचनाएं होती। उदाहरण के लिए राइजोपस, राइजोपस में जनन के लिए कुछ खास प्रकार की संरचनाएं होती हैं, और इस खास प्रकार की संरचना के अंदर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है।
ठीक है। अब ये खास प्रकार की कोशिका संरचना कौन सी थी? ये जो राइजोपस का चित्र दे रखा है, इसके अंदर ये वाला जो गोल वाले हिस्से दे रखे हैं, ये जो है खास संरचना है, इसको हम कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं स्पोरेंगिया। SPORANGIA, स्पोरेंगिया, स्पोरेंगिया या बीजाणुधानी। अब ये जो बीजाणुधानी संरचना जो होती है, इसके अंदर क्या होते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं, बीजाणु। और ये जो बीजाणु जो होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है? इन बीजाणुओं के माध्यम से नए पौधे या नया स्पोर राइजोपस बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो बीजाणुधानी है, इसके अंदर जो बीजाणु पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक पतली भित्ति होती है, पतली परत होती है, पतली झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि इन बीजाणुओं को प्रतिकूल वातावरण में, जब वातावरण ठीक ना हो, ऐसे वातावरण में विकसित होने से रोकती है। यानी जैसे ये बीजाणु है, इसके ऊपर एक परत, जब तक वातावरण अनुकूल नहीं होगा तब तक इसको विकसित होने से ये बचाती है, रोकती है। और जब भी वातावरण अनुकूल हो जाता है, जैसे नमी आती है, पानी इसको महसूस होता है, नमी महसूस होती है, और वातावरण अनुकूल महसूस होता है, तब ये जो बीजाणु है, ये विकसित होकर के एक नया राइजोपस इसके माध्यम से बन जाता है, नया जीव के रूप में ये विकसित हो जाता है, ठीक है। समझ आई बात? अब आपने इसमें देखो, कभी कभी ये देखा होगा, राइजोपस का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कभी कभी हम ब्रेड को कई दिन तक रखते हैं। कोई ब्रेड हमने रखी, कुछ दिन तक वो बाहर रह गई, और मौसम मान लीजिए थोड़ा सा नम था, मौसम के अंदर थोड़ी सी नमी थी, यानी ह्यूमिडिटी थी, तो उससे क्या हुआ कि जो नमी थी, वहां पे जो ये जो स्पोर्स घूम रहे थे बीजाणुधानी वाले, ये जो बीजाणु घूम रहे थे, बीजाणु, स्पोर्स को बोलते हैं बीजाणु, तो वो हवा में घूमते रहते हैं ये बीजाणु, और ये इसके ऊपर हमने देखा होगा, ब्रेड के ऊपर कुछ हरा हरा सा इस तरह के कुछ संरचना बन जाती है कुछ दिनों बाद में, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये राइजोपस होता है, राइजोपस होता है। राइजोपस के जो बीजाणु जो होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं, और जब ये बीजाणु नमी में संपर्क में आते हैं, नमी के संपर्क में आते हैं, तो ये नया जीव, नया राइजोपस बना लेते हैं। क्योंकि इनको ब्रेड के अंदर भी देखा गया है, इसलिए इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी हम कह देते हैं, ठीक है। तो बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन में मतलब ये है कि बीजाणुओं के माध्यम से, स्पोर्स के माध्यम से अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन। ये इसमें विशेष प्रकार के जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, उनके माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। आई बात समझ?